ठीक है सर। Good morning, everyone. Today we are going to continue the same topic, that is summons. हमने sections पढ़ लिए थे summons के regarding. आज हम summons से related जो corresponding order हैं, as you know very well, yesterday also I told you that order 5 is the corresponding order on the topic of summons. इस ऑर्डर में हम लोग सम्मन को इशू करने का तरीका, सम्मन को कितने दिन में इशू किया जाएगा, फिर क्या होगा, किसको इशू किया जाएगा, कौन इशू करेगा, उसके बाद सर्विस ऑफ सम्मन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्विस कैसे दी जाएगी सम्मन्स की। कोर्ट अगर सर्विस दे रही है कब माना जाएगा कि सम्मन जो है सर्विस हो गई है सम्मन्स की। ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से चीजें काउंट होती हैं, है ना, कि बोल दिया जाएगा कि भाई जिस दिन सर्विस हुआ सम्मन्स का उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, तो वो 30 दिन इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम्मन्स कब सर्विस हो गया। डिफेंडेंट बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं मिला था सम्मन, 35 दिन के बाद आएगा, फिर बोलेगा सम्मन हमें नहीं मिला, तो वो बेनिफिट लेता है इस चीज का। इसीलिए लॉ मेकर ने, लेजिस्लेचर ने इस चीज को क्लैरिफाई किया, है ना। क्लैरिफाई ये किया कि ऐसा नहीं कि तुम घर में नहीं मिलोगे तो सम्मन का सर्विस नहीं माना जाएगा। तो मतलब तुम जानबूझ के घर से गायब हो जाओगे और तुम टाइम को बढ़ाना चाहोगे, बार बार ये जानबूझ के करोगे, जानबूझ के डिले करोगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप नहीं मिलेंगे, आपके घर पे डाल दिया जाएगा सम्मन, चस्पा कर दिया जाएगा, तो ये डीम फिक्शन हो जाएगा, ये मान के चला जाएगा कि सम्मन सब हो गए हैं, और आपको उसी डेट से, जिस दिन से चस्पा किया गया है सम्मन्स को आपके दरवाजे पे, उसी दिन से 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। नहीं तो ऐसे तुम कहोगे मेरे हाथ में मिला ही नहीं, सम्मन सर्व नहीं हुआ, फिर डिले करोगे जानबूझ। ये सब पता था लेजिस्लेचर को कि ये लोग करते हैं और होता भी है। तो इस रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए गए हैं ऑर्डर 5 में। देखते हैं पहला रूल 1, अब यहाँ से सेक्शन नहीं होता, ऑर्डर में जब हम पढ़ते हैं तो उसको रूल बोलते हैं। ऑर्डर 5 रूल 1, ऑर्डर 5 रूल 2, रूल 3, रूल 4, ऐसे करके सेक्शन ये नहीं होता। तो रूल 1 में देख लेते हैं ऑर्डर 5 के सम्मन्स के बारे में क्या बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि सूट, ये कह रहे हैं कि व्हेन ए suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file the written statement of his defense, if any, within 30 days from the date of service of summons on that defendant. तो ये यानी कि बता रहा है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, एक सम्मन जो है डिफेंडेंट को इशू किया जा सकता है। किस लिए? टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। किस लिए? to appear and answer the claim, और किस लिए? to file the written statement of his defense। दो पर्पज है, एक तो आप आइए आंसर दीजिए, दूसरा whatever the claim have been made by the opposite party or by the plaintiff, आप उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दीजिए, रिटन स्टेटमेंट दीजिए। अब रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट ये होता है कि जाहिर सी बात है प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल किया, केस दायर किया आपके खिलाफ, मान लिया कि यश के खिलाफ, तो उसने कुछ क्लेम लगाए होंगे यश के ऊपर, यश जो है मेरा इतना पैसा बाकी है, नहीं दे रहे हैं, या यश जो है टेनेंट है, छोड़ के नहीं जा रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी को, रेंट भी नहीं दे रहे हैं, मेन प्रॉफिट भी इन्होंने अर्न किया है नाजायज तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, वो जो उसको क्लेम लगाना होगा लगाएगा। अब यश कैसे उस चीज को डिफेंड करेंगे? डोंट यू थिंक दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू यश आल्सो, सो दैट ही मे डिफेंड हिमसेल्फ इन अ बेटर वे, सो दैट नेचुरल जस्टिस हो सके, है ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको भी देना चाहिए, तो इसीलिए सम्मन इशू किया जाता है। और उसके बाद यश जो है अपना रिटन स्टेटमेंट अपने डिफेंस में देंगे। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट डेट है, विद इन 30 डेज। कहां से? ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन दैट डिपेंडेंट। जिस दिन उस डिपेंडेंट पे सम्मन सर्व होगा वहां से लेके 30 दिन काउंट होने हैं, 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने हैं, दायर करने हैं कोर्ट में। अब डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, सम्मन कब माना जाएगा कि सर्व हो गया, कौन सी डेट होगी सर्विस ऑफ सम्मन्स की, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में, जैसे ऑर्डर 5 का नाम ही है इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन, लेकिन अभी हम सिर्फ इशू ऑफ सम्मन को हम लोग, ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सम्मन को इशू कैसे करना है, ठीक है। प्रोविजन में देख लेते, प्रोवाइडेड दैट नो सच सम्मन शैल बी इशूड व्हेन ए डिफेंडेंट appeared at the presentation of plaint and admitted the plaintiff's claim। अच्छा, इसमें सब रूल 1 में आपने देखा कि सम्मन में बी इशूड, मे वर्ड का क्यों यूज हुआ है भाई? अगर सूट इंस्टीट्यूट हुए हैं तो ऐसा होना चाहिए था कि सम्मन हमेशा इशू होंगे ही होंगे,
समन शैल भी इशूड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोविजो में कह रहा है कि कोई भी समन इशू नहीं किया जाएगा अगर डिफेंडेंट जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट किया गया वो अपीयर हो जाता है और प्लेंटिफ्स के क्लेम को एडमिट कर लेता है। आप समझ रहे भाई, समन का क्या मतलब होता है, पर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग into the knowledge of the defendant that come to the court, someone has filed a claim, someone has make a complaint against you, and come defend yourself, reply on these claims. यही तो पर्पस होता है। जब वो जान गया कि मेरे खिलाफ प्लेन फाइल हुआ, वो आगे खुद ही कोर्ट में खड़ा हो गया, प्लेंटिफ्स के जो है क्लेम को एडमिट कर लिया, क्या मैं कबूल करता हूँ भाई जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फिर क्या उसको सम्मान आप दे रहे हो? किस चीज के लिए दे रहे हो? ना उसको डिफेंड करना है, ना वो कुछ बोल रहा है, वो मान गया अपनी गलती, तो क्या सम्मान इशू करोगे आप उसको? ये प्रोविजन में बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मे वर्ड का यूज हुआ है। सम्मान इशू भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो सम्मान इशू होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ 90% चांस में होते हैं। कोई इतना शरीफ भी नहीं है कि आगे उसी दिन प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के दिन आगे खड़ा हो जाए, कहेगा मुझे कबूल है, जो ये बोल रहा है क्लेम जो भी लगाया मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे तो होता नहीं, बहुत रेयर केस है, इसलिए मैक्सिमम चांस यही है कि सम्मान इशू होते हैं। प्रोविजो में देख लेते हैं सेकंड प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the defendant fails to file the written statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons. तो ये कह रहे हैं कि मान लिया सब रूल 1 के हिसाब से अगर मान लिया किसी वजह से डिफेंडेंट जो है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, तो वो ग्रांट सीख कर सकता है, कोर्ट से एक्सटेंशन सीख कर सकता है। कोर्ट इसका रीजन रिकॉर्ड करेगी कि भैया क्यों लेट हो गए, उसके बाद उसको और चांस दे देगी, एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन हाँ 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। आप लेट हो गए ठीक है, 10 दिन और दे देगी कोर्ट, 40 दिन के अंदर आओ कर दो, या 15 दिन का एक्सटेंशन दे देगी। लेकिन ऐसे करते करते ऐसा नहीं होगा कि 90 दिन से ज्यादा एक्सीड हो गया, यानी कि जिस दिन सर्विस सम्मन का सर्विस हुआ था उसके 90 दिन से ज्यादा तक एक्सटेंशन नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजो देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द, ठीक है ये हो गया, and on expiry of 120 days, ठीक है देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 days, he shall be allowed to file the written statement on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, and on payment of such cost as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons, and on expiry of 120 days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written comment and written statement, and the court shall not allow the written statement to be taken on record. तो पहले क्या हुआ था प्रोविजो में कि भाई 90 दिन का चांस उसको मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है। सेकंड प्रोविजो में क्या हो रहा है, ये जो आगे के प्रोविजो है उसको 120 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है। 2002 में ये अमेंड हुआ था, इसको इंक्लूड किया गया था। तो कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर फेल हो गया, उसको अलाउ किया जाएगा कि वो रिटन स्टेटमेंट अपना फाइल कर दे ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट एज द कोर्ट डीम्स फिट, बट व्हिच शैल नॉट बी लेटर देन 120 days from the date of service of summons, and on expiry of 120 days from the date of service of summons, defendant shall forfeit। तो ये कह रहे हैं कि प्रोविजो जो पहला वाला था प्रोवाइडेड फर्दर इज वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू, और उसके बाद उसको कोर्ट जो है 90 दिन के बाद से ज्यादा नहीं अलाउड कर सकती। इसके बाद ये अमेंडमेंट आ गया था, नीचे वाला अमेंडमेंट, यानी कि अब आप मान के चलिए 120 दिन का आ गया, 120 दिन के अंदर अंदर वो फाइल कर सकता है 120 वो भी कॉस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि 30 दिन के अंदर नहीं फाइल कर पाया तो कोर्ट उसको एक्सटेंड कर दिया, कोर्ट उससे कोई कॉस्ट नहीं ले रही, लेगी कॉस्ट, क्योंकि प्लेंटिफ तो आया होगा ना उस दिन, जिस दिन उससे बोला गया था रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दो, उस दिन के अंदर नहीं कर पाया, या मान लिया कि प्लेंटिफ को उस दिन बुलाया गया था, प्लेंटिफ चला गया, वो रिटन स्टेटमेंट लेके नहीं आया, नहीं दिया रिटन स्टेटमेंट, तो कॉस्ट तो आएगी ना, प्लेंटिफ की कॉस्ट आएगी। या कोर्ट भी नहीं भी आया प्लेंटिफ तो कोर्ट अपना कॉस्ट लेती है ना, कि आप नहीं आए और फालतू में नोटिस इशू करना पड़ा हमें, उसके लिए कॉस्ट लगाती है कोर्ट, तो उसके कॉस्ट के साथ बोलेगी और
उसको बोलेगी कि ठीक है, दूसरा टाइम दे देगी कि ठीक है आप दोबारा फाइल कर दे, लेकिन 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा जिस दिन सर्विस सम्मन सर्व हुआ था। और अगर 120 दिन भी एक्सीड हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, तो डिफेंडेंट का जो अधिकार है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, वो फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट का मतलब वो चला जाएगा उससे, और कोर्ट उसके बाद उसको रिटन स्टेटमेंट के लिए रिकॉर्ड पे नहीं लेगी, अलाउ नहीं करेगी कि उसके रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लिया जाए। ठीक है, तो ये प्रोविजो में था। अब आगे देख लेते हैं। तो दो चीजें, दो डेट हमें याद करनी है। डेट वाइज आप जहां डेट आ जाए वहां ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। एक तो कि भाई रिटन स्टेटमेंट फाइल करने कितने दिन के अंदर किया जाता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सम्मन्स नहीं। आप समझ रहे हो? अब दूसरा क्वेश्चन, सम्मन कितने दिन के अंदर इशू होता है? एनीवन ऑफ यू? जैसे मान लिया सूट इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद सम्मन कब इशू होता है? 30 डेज। अच्छा, विद इन 30 डेज। ठीक है, हाँ, तो ये सब डेट है जो आपको याद रखना है। 30 डेज फ्रॉम वेयर, पूरा आप बताइए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, स्पेसिफिक रहिए, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ शिखा, यही देखो गड़बड़ कर दी ना। नहीं, सर्विस ऑफ सम्मन से कैसे हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं कि सम्मन इशू कब होगा। आपने कहा सर हाँ, सूट इंस्टीट्यूट जहां से होते हैं वहां से तो कोर्ट करेगी ना, यही सब कंफ्यूजन होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछते हैं ये प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप कॉन्सेप्ट समझो ना, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो कोर्ट इशू करेगी सम्मन। अब सम्मन कोर्ट इशू कर रही है ना, अब कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया, सर्व हो गया सम्मन डिफेंडेंट पे। अब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर फाइल करेगा? सर 30 दिन के अंदर। कहां से? 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। कोई एक्सटेंशन है? यस सर। कितना? 120 दिन। लेकिन उसके बाद कॉस्ट भी लगाई जाएगी आगे। 120 दिन के अंदर भी रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाए तो सर राइट ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट उसका फॉरफिट हो जाएगा, एंड द रिटन स्टेटमेंट शैल नॉट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। ये पूरी बात आपको याद करनी है। हाँ कोई बात नहीं शिखा, तो स्पेसिफिक रहिए डेट के मामले में। एकांश कह रहे हैं सर रिटन स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं करेगी कोर्ट तो डिसाइड कैसे होगा केस विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी? एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाते हैं, एक्स पार्टी डिसाइड हो जाता है एकांश, है ना। आप नहीं आए, आप नहीं फाइल किए, इसका मतलब आप गुनाहगार हो और आपके अंदर गिल्टी है, तो आप ये मान के चला जाता है कि आपकी गलती है और सामने वाले के फेवर में डिग्री पास हो जाती है। ऐसे आप बैठे रहोगे घर पे, क्यों नहीं फाइल किया आपने? अगर फाइल करना था तो मैं आपका वेट थोड़ी करूंगा, सामने वाले के साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। वो बार बार थोड़ी आएगा कोर्ट में आपके चक्कर में, आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो इसलिए वैसे भी जो नहीं आता उसको गलत समझा जाता है हमेशा। सबसेक्शन 2 देख लिए। A defendant to whom a summons has been issued under subsection sub rule 1 may appear। अब ये कह रहे हैं, मान लिया वो डिफेंडेंट जिसपे सम्मन इशू हुआ है, तो अब कैसे वो अपीयर हो सकता है कोर्ट में? रूल 2 ये बताता है। ठीक है जी, कह रहे हैं इन पर्सन आ सकता है वो, ठीक है जी। बी बाय प्लीडर आ सकता है, ड्यूली इंस्ट्रक्टेड, जिसको वो इंस्ट्रक्ट किया हो, प्लीडर रख लिया है, उसके थ्रू वो अपीयर हो सकता है। यानी कि उसका अगर प्लीडर भी आए कोर्ट में उस दिन, तो मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट आया है। एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट, और ऐसा प्लीडर होना चाहिए जो एबल हो, सारे जो मटेरियल क्वेश्चंस है सूट से मुताल्लिक, सूट से रिलेटेड, वो आंसर वो दे पाए। ऐसे नहीं प्लीडर किसी को उठा के भेज दिया, प्लीडर को पता ही नहीं केस क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीडर उसके द्वारा इंस्ट्रक्टेड किया गया हो, प्लीडर को सारी बात पता हो, मटेरियल क्वेश्चन से कुछ पूछा जा रहा है तो वो बता सके। सी बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस। ठीक है, एक प्लीडर जो अदर पर्सन के साथ आ रहा है ना, और वो अदर पर्सन, सम अदर पर्सन अगर कोई है वो आंसर देने के लायक है, वो आंसर दे रहा है, तब भी माना जाएगा, तब भी वो प्लेडर के थ्रू अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल 2 बता रहा था कि डिफेंडेंट जिसको सम्मन इशू किया गया है सब रूल 1 के हिसाब से, वो कैसे आ सकता है। 3 तरीके से आ सकता है, इन पर्सन आ सकता है, यानी खुद ही आ सकता है ना, अपना केस आप खुद लड़ सकते हो। जनरली आप मूवीज में देखते हो। सिविल मैटर में क्या होता है कि क्रिमिनल में तो टफ होता है, जाहिर सी बात है आपको एडवोकेट हायर करना है, लेकिन सिविल में भी जरूरी नहीं कि आप एडवोकेट हायर करें। अगर आपको लगता है मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, मैं जवाब खुद ही दे सकता हूँ, डिफेंड खुद ही कर सकता हूँ, आप आराम से अपने केस को लड़ सकते हैं, कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं। 3 में देखती है इन पर्सन आ सकते हैं, उसके बाद बाय प्लेटर आ सकते हैं, और सी भी है बाय प्लेटर लेकिन अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस।
3 में देख लेते हैं, एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। तो ये भी पॉइंट है, छोटा मोटा पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो सम्मन इशू होंगे वो जज के थ्रू साइंड होंगे, साइंड बाय जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स, या ऐसा कोई ऑफिसर जो जज जो है अपॉइंट कर लियो इस पर्पज से कि आप सम्मन पे साइन कर देना, और कोर्ट की सील उस पे लगी होगी। अब रूल 2 देख लेते हैं। तो रूल 1 में हमने सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 देख लिया। अब रूल 2 देखते हैं। कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स टू सम्मन्स। ऑब्वियसली बात है कि हर सम्मन जो इश्यू किया जाएगा कोर्ट के थ्रू, उसके साथ साथ प्लेंट की कॉपी लगाई जाएगी, सो दैट द डिफेंडेंट में कम टू नो व्हाट क्लेम्स हैव बीन मेड बाय द प्लेंटिफ। अदरवाइज सिर्फ सम्मन भेज दिया जाए तो डिफेंडेंट बेचारा देखेगा, अच्छा मुझे अपीयर होना है, उसे ये नहीं पता अपीयर क्यों होना है, क्या मामला हो गया, कौन बंदा है मेरे अगेंस्ट में क्लेम किया है, क्या क्या क्लेम किया है, तो वो तो प्लेंट में ही लिखा होगा ना। जैसे मान लिया यति और यश के बीच में लड़ाई हो गई, यति ने जो प्लेंट फाइल किया था, तो प्लेंट में यति ने पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा होगा कि ये इशू है, ये रिलीफ चाहिए, है ना। तो वही प्लेंट की एक कॉपी जब सम्मन कोर्ट इशू करेगी यश को बुलाने के लिए कि अपना रिटन स्टेटमेंट दायर करिए, है ना, तो उसी सम्मन के साथ यति के द्वारा फाइल किए गए प्लेंट की कॉपी अटैच करके भेजेगी सम्मन के साथ, ठीक है। तो ये रूल 2 बता रहे हैं, कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स टू सम्मन, तो ये ध्यान देंगे आप। 3 में देख लेते हैं, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट के पास ये पावर है। हमने पिछले रूल में, सब रूल में देखा कि डिफेंडेंट के पास ये अधिकार है, वो 3 तरीके से अपीयर हो सकता है। पहला हमने इन अपीयर देखा, इन पर्सन देखा, फिर बाय प्लेडर देखा, है ना, who knows each and everything, who is able to answer all material questions। तीसरा हमने देखा प्लेडर with another person, वो अनदर पर्सन इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये हमने 3 तरीके से देखा, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है, वो फोर्स कर सकती है आपको कि आप पर्सनली आइए। वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, द समन शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन इन कोर्ट ऑन द डे देयरइन स्पेसिफाइड। जब सम्मन इशू होता है उसी टाइम सम्मन में ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको इन पर्सन अपीयर होना है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, लिखा जाएगा सम्मन में मैंडेटरीली। तो डिफेंडेंट को खुद आना पड़ेगा। होते हैं कई केस जहाँ पे उसका आना जरूरी होता है, उसके आए बिना मामला समझ नहीं आता है, प्लीडर नहीं समझा सकता। सब रूल 2 देख लेते हैं। Where the court sees reasons to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for such appearance। तो उसी दिन अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को भी आना चाहिए इन पर्सन, प्लेंटिफ को भी बाध्य कर सकती है कोर्ट, और प्लेंटिफ को आना पड़ेगा, ऑर्डर इश्यू करके कोर्ट बोल सकती है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिक्री में आप लोग फर्क समझ रहे हो ना। देखो ऑर्डर में क्या क्या बोल सकती है कोर्ट, ये भी ऑर्डर लिख के दे दिया वो ऑर्डर हो गया, वो डिक्री नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जजमेंट ऑर्डर डिक्री में क्या फर्क है, तो ये होता है। तो जजमेंट जो होता है वो डिक्री का एक्सप्लेनेशन होता है, रीजनिंग के साथ एक पूरा ब्यौरा। डिक्री में बस इतना होता है कि पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को मेंशन कर दिया जाता है, कौन हारा कौन जीता, किसका क्या राइट है, किसी की क्या लायबिलिटीज है, डिक्री में। ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में लायबिलिटीज और राइट्स के बारे में नहीं बताया था पार्टीज के, ऑर्डर में बहुत कुछ हो सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन ये राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में नहीं बताया। जैसे ऑर्डर पास करके ये कह दिया कि आप आइए कोर्ट में, आप इन पर्सन आइए, एक ऑर्डर है। जजमेंट क्या है सर, जजमेंट है डिग्री जो आपने पास किया उसका डिटेल रीजनिंग जजमेंट में लिखा था कि क्यों मैंने ऐसा डिसीजन दिया, किस बेसिस पे दिया, क्या प्रूफ मेरे पास लाए गए, क्या डॉक्यूमेंट्स लाए गए, है ना, किस एक्ट के तहत मैंने क्या क्या किया, किस किस सेक्शन में किया, ये सब पूरा ब्यौरा लिखा जाता है जजमेंट में। तो ये 2-3 हो गया हमारा। 3 में हमने देख लिया कोर्ट की पावर, कोर्ट जो है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को इन पर्सन भी बुला सकती है कोर्ट में। लविश आई थिंक लेट हो गए आप थोड़ा सा। 4 में देख लेते हैं रूल 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड। अभी हम लोग कश्मीर गए थे, घूम के चले आए वापस। और नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब ये जो रूल 4 है, रूल 4 पार्टी के एंगल से बनाया गया है, यानी कि पार्टी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि आप ऐसे पर्सन को बाध्य नहीं कर सकते कोर्ट में इन पर्सन अपीयर करने के लिए जो बेचारा दूर रह रहा है, जो कोर्ट के लोकल लिमिट से बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है। आप उसको जबरदस्ती उतनी दूर से नहीं बुला सकते, उसके लिए मुश्किल है, पता नहीं उसको कन्विंस मिलेगा नहीं मिलेगा। एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, रूल 4 गिव्स रिलैक्सेशन टू द पार्टीज, है ना, वेव ऑफ कर रहा है ये, इन पर्सन अपीयर होने से वेव ऑफ कर रहा है। देखते हैं क्या लिखा है।
No party shall be ordered to appear in person unless he resides within the local limits of the court's ordinary original jurisdiction. जब तक कोई पार्टी, जब तक कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं रहता है, रिसाइड नहीं करता है, तब तक कोई कोर्ट या किसी पार्टी को इन पर्सन अपीयर होने के लिए ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ए बी विदाउट सच लिमिट्स, यानी कि अनलेस ही रिसाइड्स विदाउट सच लिमिट्स बट एट प्लेस लेस देन 50, यानी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मान लिया उस लिमिट्स के अंदर नहीं भी रह रहा है, लेकिन बट एट प्लेस लेस देन 50 और where there is railway or steamer communication or other established public conveyance for 5/6 of the distance between the place where he resides and the place where the court is situated, less than 200 miles distance from the courthouse. तो कह रहे हैं but at place less than 50, है ना, ये कह रहे हैं कि विदाउट सच लिमिट्स, ये कह रहे हैं मान लिया कि चलो कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिमिट में नहीं रह रहा है, लेकिन वो लेस देन, बट एट प्लेस लेस देन 50 माइल्स, 50 माइल्स है ये, यानी कि वो 50 माइल से अंदर ही रह रहा हो, तब उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। वेयर देयर इज अ रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन और अदर एस्टेब्लिश्ड पब्लिक कन्वेंस फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट, लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस। ये कह रहे हैं कि मान लिया जहां वो रह रहा है और जहां कोर्ट है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन और रेल सिस्टम भी है, वहां से स्टीमर कम्युनिकेशन है ना, पब्लिक कन्वेंस है कोई, तो कह रहे हैं फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट, लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस। तो ये कह रहे हैं कोर्ट हाउस से उसका घर अगर 200 माइल से कम है और कोर्ट और उसके घर के दरमियान वो रेलवे सिस्टम भी चल रहा है, रेलवे है, रेल से आ सकता है, ट्रेन से आ सकता है, वो स्टीमर कम्युनिकेशन है या अदर कोई पब्लिक कन्वेंस है, और कोर्ट और उसके घर के बीच 200 माइल से कम की दूरी है, तो आप उसको बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला सकते, इन पर्सन के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे जो आपको याद करने हैं, देखने, ध्यान देने वाली बात है। 5 देख लेते हैं। Summons to be either to settle issue or for final disposal. ये कह रहे हैं the court shall determine at the time of issuing the summons whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of the suit, and the summons shall contain a direction accordingly. तो ये कह रहे हैं जब कोर्ट इशू करेगी सम्मन को, तो उसी टाइम डिटरमाइन कर लेगी कि ये जो सम्मन इशू किए जा रहे हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है सिर्फ, या पूरा फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए। एंड द सम्मन्स में भी ये बात मेंशन करेंगे वो किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है या पूरा का पूरा सूट ही डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फाइनल डिस्पोज ऑफ करने के लिए। प्रोविजन में कह रहे हैं कि इन एवरी सूट हर्ड बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस सम्मन्स शैल बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो कह रहे हैं अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो हमेशा सम्मन्स जो है फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए ही इशू होंगे। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में पहले भी बता चुका हूं, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस जनरली ये सिविल कोर्ट्स होते हैं जहां पे छोटे छोटे मामले आते हैं। ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एक्ट है, उसके तहत स्टेब्लिश्ड होता है। 5 हो गया हमारा। 6 देख लेते हैं। जी यश, ये भी क्या था क्या, जो 4th पॉइंट है वो पॉसिबल है। अच्छा 4th पॉइंट क्या है भाई, एक मिनट, जो 4th पॉइंट है वो पॉसिबल है। बताइए कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। कि पर्सन को ना बुलाया जाए तो सर मैटर डिसाइड कैसे होगा। नहीं नहीं, इन पर्सन ना बुलाया जाए, पर्सन को नहीं बुलाने, इन पर्सन वो नहीं आ सकता, वो प्लेडर भेजेगा ना। अगर वो इन पर्सन नहीं आता तो प्लेडर भेजेगा, अपना प्लेडर आएगा, उसका लड़ेगा केस उसके बिहाफ पे, और प्लेडर भी आएगा तो माना जाएगा कि उसने अटेंड किया है कोर्ट में। वो इन पर्सन नहीं आएगा ना, लेकिन केस भेज तो सकता है ना। आपको बताया तो क्या पिछले रूल में कि उसको मान लिया जाएगा कि वो अपीयर हुआ है, अगर वो ये ए डिफेंडेंट टू हुम समन हैज बीन इशूड अंडर इतना मे अपीयर, वो अपीयर हो सकता है कोर्ट में इन पर्सन
या बाय प्लीडर, या बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन। ये 3 तरीके से अपीयर हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी वो खुद ही आएगा तभी माना जाएगा कि वो अपीयर हुआ है। प्लीडर भेज देगा तब भी माना जाएगा कि वो अपीयर हुआ है। 5 में ये हो गया हमारा। 6 देख लेते हैं। फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। द डे अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 1, वही डे बात हो रही है ना। रूल 1 में, सब रूल 1 में क्या लिखा था, याद आ रहा है ना। रिटन स्टेटमेंट के लिए उसको सम्मन इशू होता है, एक फिक्स किया जाता है कि आप आइए विद इन द 30 days ऑफ रिटन स्टेटमेंट फिक्स करिए, और डेट भी फिक्स किया जाता है। shall be fixed with reference to the current business of the court, the place of residence of the defendant, and the time necessary for the service of the summons, and the day shall be so fixed as to allow the defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such day। तो ये कह रहे हैं कि जो फिक्सिंग ऑफ डे होता है कि डिफेंडेंट अपीयर हो, वो कह रहे हैं जो सब रूल 1 और रूल 1 के हिसाब से जो डे है, वो करंट बिजनेस क्या है कोर्ट का, छुट्टी कब है कोर्ट में भी कितने मामले पेंडिंग, ये सब ध्यान में रख के फिक्स किया जाता है ना। डिफेंडेंट कितनी दूर रह रहा है कोर्ट से, सर्विस कब हो जाएगी सम्मन्स की। आज हम भेज रहे हैं, अगर कोर्ट भेज रहे हैं सम्मन, तो कब सर्व हो जाएंगे, उसके घर जाते थे कितना टाइम लगेगा, वो घटा देंगे उसके बाद, फिर देखेंगे अब एक्स्ट्रा में कितना टाइम देना चाहिए, है ना। एंड द डे शैल बी सो फिक्स्ड एज टू अलाउ द डिफेंडेंट सफिशिएंट टाइम टू एनेबल हिम टू अपीयर एंड आंसर ऑन सच डे। और इतना टाइम उसको दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, सो दैट ही मे प्रिपेयर हिमसेल्फ, वो प्रिपेयर हो सके और आंसर दे सके। ये सब ध्यान में रखा जाएगा, और ये ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाएगा डेट कब वो उसे अपीयर होना है। रूल 7 देख लेते हैं। सम्मन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। ये कह रहे सम्मन्स टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज thereof specified in rule 1A of order 8 in his possession or power upon which he intends to rely in support of his case। तो ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट को सम्मन्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है ना। भाई पहले आपने डिफेंडेंट को बुला लिया, मान लिया सम्मन इशू करने के लिए, उसको बुला लिया, बाद में जरूरत पड़े आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट को लगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए भी सम्मन इशू कर सकते हैं। तो जो भी उसके पास, जो भी उसके पोजीशन में, उसके पावर में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको वो प्रोड्यूस करेगा, और अपने केस के सपोर्ट में जो रिलाई करता है वो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमें सपोर्ट करेगी, तो वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिफेंडेंट से मंगाया जा सकता है, प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। 8 देख लेते हैं। On issue of summons for final disposal, defendant to be directed to produce his witnesses। ये कह रहे हैं अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए सम्मन इशू किया गया है ना, तो इट शैल आल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस on the day fixed for his appearance all witnesses upon whose evidence he intends to rely in support of his case। तो क्योंकि चूंकि फाइनल डिस्पोजल के लिए सम्मन इशू किया गया है, तो इसको ये भी बोला जाएगा कि जो भी डेट फिक्स किए जाएंगे अपीयरेंस के लिए, उस दिन वो विटनेस को भी लेके आए जिसपे वो भरोसा कर रहा है, जिसको रिलाई कर रहा है कि हमारे सपोर्ट में ये विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस को भी वो लाएगा। ये डायरेक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 8 हमारा हो गया। तो अब सर्विस ऑफ सम्मन्स हमारा है, इसको हम देखते हैं, कल ही कर लेते हैं ना। आज सैटरडे था, आज क्लास में जनरली नहीं लेता, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि क्लास एब्सेंट हुआ है 1-2, इसलिए मैंने ले लिया। तो आज यहीं तक इश्यू ऑफ संबंध तक यहीं तक रहने देते हैं, सर्विस ऑफ संबंध पढ़ लेंगे थोड़ा डिटेल में। और संडे में शाम में क्लास है, कल आपकी शाम में क्लास है, एक क्लास कर लेंगे इवनिंग वाली, 8 to 9 सीपीसी की ही है। ठीक है, संडे को कोई इश्यू तो नहीं किसी को? नहीं सर, कितने बजे होगी सर? शाम में 8 to 9। ठीक है, राइट है सर जी। थॉट्स कब से स्टार्ट होगी? मंडे से कर लेंगे। जी सर, थैंक यू। क्लास नहीं है लविश, आज दूसरी क्लास नहीं। एकांश के सर टॉट्स का मंडे से क्या टाइम रहेगा? टॉट्स का मंडे में मॉर्निंग में टॉट्स कर लेंगे, सीपीसी इवनिंग में कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग में उन्हें टाइम मिलता नहीं ज्यादा। तो सीपीसी मेन है, थोड़ा किसी का छूटे ना, इसलिए शाम में कर लेंगे, बाकी टॉट मॉर्निंग। ओके एवरीवन, बाय। सर, शाम को क्लास नहीं होगी? नहीं, आज शाम में नहीं, आज कोई क्लास नहीं है, यही है,
ये हो गए क्लास आज के। तो रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं ना? हाँ हाँ देख। वो रहेगी ना? हाँ जी। ठीक, थैंक यू। बाय सुनील।